हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हम 50 डेज मैराथन सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं और इन 50 डेज मैराथन सीरीज में कुल मिला के 50 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। इसका मतलब 50 दिन में 5000 एमसीक्यूज होने वाले हैं तैयार, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों, कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा, सारे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, हर रोज रात में 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज डे 19 है। हमने कल तक 18 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस देखे नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप प्लीज उसे जाकर के देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि किसी भी अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक मॉक टेस्ट पार्ट 19। आज हम कवर करेंगे एमसीक्यू 1801 से 1900 तक। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 776, और क्वेश्चन है हमारा, इन अ शॉर्ट रन to maximize profit, the firm should produce the output at the level at which। सवाल पूछा गया है कि शॉर्ट रन में अगर किसी फर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसका आउटपुट का लेवल क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तीसरा ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन अ शॉर्ट रन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट द फर्म शुड प्रोड्यूस द आउटपुट एट द लेवल एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि फर्म को शॉर्ट रन में अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फर्म का जो आउटपुट का लेवल होगा वो लेवल होगा जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 777। क्वेश्चन कह रहा है, द एएफसी विल डिक्रीज ड्यू टू। इन्होंने कहा है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज करता है, रीजन इसके पीछे हमें बताना है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट, ऑप्शन वन। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू एन डिक्रीज इन आउटपुट। तीसरा ऑप्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, the average fixed cost will decrease due to an increase in output. Option A is the correct answer for the given question. Average fixed cost तब decrease होगा जब output increase होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 778, और क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन। जो एवरेज प्रॉफिट है वो किन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, किन दो चीजों का डिफरेंस होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। तीसरा ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू का डिफरेंस। और चौथा ऑप्शन, एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 779, और क्वेश्चन है हमारा, आर दोज कॉस्ट विच आर टू बी इनकर्ड इन ऑर्डर टू ऑल्टर द पोजिशन और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज। इनमें से कौन सा वो कॉस्ट है, क्योंकि नीचे चार कॉस्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वो कॉस्ट है विच आर टू बी इनकर्ड, जिसे इनकर्ड करना बहुत जरूरी है ताकि फर्म को एक अच्छी पोजीशन पे ला सके, इन ऑर्डर टू ऑल्टर द पोजीशन। फर्म की जो पोजीशन है ना, जो डिमांड कर्व की पोजीशन या स्लोप है ना, उसे ऑल्टर किया जा सके, उसे चेंज किया जा सके। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन है सेलिंग कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। और चौथा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलिंग कॉस्ट। Selling costs are those costs which are to be incurred in order to alter the position or slope of the demand curve. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 780, और क्वेश्चन है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट आर। पूछा गया है इन चारों में से फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन, दोज कॉस्ट विच डू नॉट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन, दोज कॉस्ट विच इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन,
दोज कॉस्ट विच इंक्रीजेस एज आउटपुट डिक्रीजेस, और चौथा ऑप्शन डी जिसमें कहा जा रहा है ए एंड बी ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दोज कॉस्ट विच डू नॉट डिक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। फिक्स कॉस्ट उसे कहते हैं, उस कॉस्ट को कहते हैं जहां पे आउटपुट इंक्रीज होता है तो फिक्स कॉस्ट कभी डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 781, और क्वेश्चन है हमारा द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म फॉर फिक्स्ड इनपुट इज नोन एज। जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक फर्म का उसके फिक्स्ड इनपुट्स के लिए, उसे क्या कहा जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल फिक्स कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फर्म फॉर फिक्स्ड इनपुट्स इज नोन एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 782, और क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज। जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसका जो टोटल होता है वो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज टोटल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 783, और क्वेश्चन है हमारा is the change in total cost that result from 1 unit change in output is called। ठीक है, इन्होंने बोला इन चारों कॉस्ट में से एक ऐसा कॉस्ट है जिसके चेंज होने से, मतलब इन टोटल कॉस्ट, उसका जो रिजल्ट होगा फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में जिसका रिजल्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट, जिसका रिजल्ट निकलता है 1 यूनिट आउटपुट चेंज होने में, मार्जिनल कॉस्ट आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784, क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनमें से किसका डिफरेंस है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 785, क्वेश्चन है हमारा Which of the following cost curve contains normal profit? इन चारों में से कौन सा कॉस्ट कर्व है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएबल कॉस्ट कर्व contains normal profit। Option A is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 786, वाओ लकी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन 786, और क्वेश्चन है हमारा द AFC will, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज ड्यू टू अ डिक्रीज इन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 787, और क्वेश्चन है The marginal product of the variable factors is at maximum when the marginal cost of the output। इन्होंने कहा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है किसी भी वेरिएबल फैक्टर का वो मैक्सिमम लेवल पे होगा तब जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला इज एट मिनिमम, दूसरा इज ऑल्सो एट मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन इज नॉर्मल पॉइंट, और चौथा ऑप्शन इज 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है The marginal product of the variable factors
is at maximum when the marginal cost of output is at minimum. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 788, और क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू। इन्होंने डिफरेंस पूछा है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है एवरेज फिक्स कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है टोटल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑप्शन सी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 789, क्वेश्चन है हमारा अ फर्म विल नॉट ऑपरेट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अनलेस द एवरेज रेवेन्यू इज एट लीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओनली इन। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म ऑपरेट नहीं करेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अनलेस तब तक जब तक एवरेज रेवेन्यू इज एटलीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सवाल पूछा जा रहा है कब। पहला ऑप्शन लॉन्ग रन, दूसरा ऑप्शन मार्केट पीरियड, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट रन और चौथा ऑप्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है A firm will not operate under perfect competition unless the average revenue is at least equal to average variable cost only in short run. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 790, और क्वेश्चन है हमारा इंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज। कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है संक कॉस्ट और चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोन एज ऑप्शन डी इकोनॉमिक कॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 791, और क्वेश्चन है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स अपॉन। मोनोपोली के अंडर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन टैक्सेस एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन द साइज ऑफ द मार्केट वेयर ही सेल्स और चौथा ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली डिपेंड्स अपॉन elasticity of demand for the commodity. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 792, और क्वेश्चन है हमारा क्वॉसी रेंट इज। क्वॉसी रेंट क्या है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला इक्वल्स टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट, दूसरा ग्रेटर देन फर्म्स टोटल प्रॉफिट, तीसरा स्मॉलर देन द फर्म्स टोटल प्रॉफिट और चौथा नॉट रिलेटेड टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Quasi rent is equal to the firm's total profit. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 793, और क्वेश्चन है हमारा while a seller under perfect competition equates price and marginal cost to maximize profit, a monopolist should equates। सवाल कह रहा है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलर है वो अगर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट कर सकता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, तो मोनोपोलिस्ट किन दो चीजों को इक्वेट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 794, क्वेश्चन है हमारा एक्सेस कैपेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कंपटीशन। हु हैज सेड दिस। किसने ये लाइन कही है जहां पे कहा गया है कि जो एक्सेस कैपेसिटी है इट इज अ रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कंपटीशन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जॉन रॉबिन्सन, दूसरा ऑप्शन पॉल ए सैमुएल्सन, तीसरा ऑप्शन है चेम्बरलिन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉबिन्सन। इन महापुरुष
इकोनॉमिस्ट जी ने ये बात कही थी कि एक्सेस कैपेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स विथ नो प्राइस कंपटीशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 795, क्वेश्चन है हमारा, मार्केट विच हैज टू फर्म्स आर नोन एज। मार्केट जिसके दो, जहां पे सिर्फ दो फर्म्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन ओलिगोप्सोनी, तीसरा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्केट विच हैव टू फर्म्स आर नोन एज duopoly। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 796, क्वेश्चन है हमारा, द थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डेवलप्ड बाय। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थ्योरी किसने डेवलप की थी? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन H.E. चैम्बरलिन, दूसरा ऑप्शन E.H. चैम्बरलिन, तीसरा ऑप्शन मिसेस जॉन रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन जॉन रॉबिन्सन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डेवलप्ड बाय ऑप्शन बी E.H. चैम्बरलिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 797 और क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ। कहा जा रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है ये किस कंडीशन में सेम होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए perfect competition. The average revenue curve and industry demand curve are same in the case of perfect competition. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 798 और क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फैक्टर विल बी डिमांडेड अप टू द पॉइंट। इन्होंने कहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फैक्टर किस पॉइंट तक डिमांड किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा वेयर MRP इज मोर देन इट्स प्राइस, दूसरा ऑप्शन वेयर ARP इक्वल्स टू इट्स प्राइस, तीसरा ऑप्शन व्हेन MRP इक्वल्स टू इट्स प्राइस और चौथा वेयर MRP इंक्रीजेस एंड प्राइस फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फैक्टर विल बी डिमांडेड अप टू द पॉइंट वेयर MRP इक्वल्स टू इट्स प्राइस। तब तक फैक्टर डिमांड किया जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में जहां पे प्राइस के बराबर MRP पहुंच जाए, बस तब तक, उसके आगे नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 799 और क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज। मार्जिनल रेवेन्यू किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में क्या होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अर्न बाय मार्जिनल फर्म, दूसरा ऑप्शन TRN माइनस PN-1, दैट इज TR इज टोटल रेवेन्यू और P इज प्राइस, तीसरा ऑप्शन TRN डिवाइडेड बाय QN-1, TR is total revenue and Q is quantity, और आखिरी ऑप्शन द रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज TRN माइनस TRN-1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जहां फॉर्मूला एकदम सही लिखा गया है। मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज TRN माइनस TRN-1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 800 और क्वेश्चन है हमारा, परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स आर। जो परफेक्ट कंपटीशन के जो फर्म्स होते हैं दे आर प्राइस सर्चर्स, प्राइस मेकर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेटर्स और प्राइस टेकर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 801 और क्वेश्चन है हमारा, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट इफ। सवाल पूछा जा रहा है कि एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आती है वो अपना प्रॉफिट किस कंडीशन पे मैक्सिमाइज कर सकती है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और उसी में आगे कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, जहां पे कहा गया है rate of change of marginal cost is greater than rate of change of marginal revenue. तीसरा ऑप्शन average cost is equal to marginal cost, rate of change of average cost is greater than the rate of change of marginal cost, और चौथा ऑप्शन average cost is equal to marginal cost और rate of change of average cost is less than the rate of change of marginal cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
A firm under perfect competition maximizes its profit if option B is the correct answer for the given question. If marginal cost is equal to marginal revenue, rate of change of marginal cost is greater than the rate of change of marginal revenue. Option B is the correct answer for the given question. इस कंडीशन पे एक परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 802 और क्वेश्चन है हमारा अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन कैन अर्न ओनली. एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है और शॉर्ट रन के लिए काम कर रहा है वो क्या अर्न कर सकता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन abnormal profits, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट्स, तीसरा ऑप्शन अ लॉस और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन कैन अर्न ओनली एनी ऑफ द अबव. इन तीनों में से कोई भी वो अर्न कर सकता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. वो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, वो लॉस भी उसको बेयर करना पड़ सकता है. तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 803 और क्वेश्चन है हमारा मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन. मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन कर सकते हैं. पहला ऑप्शन प्राइस, दूसरा ऑप्शन आउटपुट, तीसरा ऑप्शन आइदर प्राइस और आउटपुट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. प्राइस और आउटपुट. मोनोपोलिस्ट प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं और आउटपुट भी डिटरमाइन कर सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 804 और क्वेश्चन है हमारा प्योर ओलिगोपोली मींस. प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अ फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट, दूसरा ऑप्शन अ फ्यू इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनस प्रोडक्ट और चौथा ऑप्शन a few firms producing differentiated and identical product. इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्योर ओलिगोपोली means a few firms producing differentiated and identical product. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 805 और क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन कैन बी कंट्रोल्ड, दूसरा ऑप्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तीसरा ऑप्शन कैन बी कंट्रोल्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. प्राइस कंट्रोल नहीं किया जा सकता परफेक्ट कंपटीशन में. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 806 क्वेश्चन है हमारा फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट द कंडीशन इज. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है for maximizing profit the condition is marginal revenue is equal to marginal cost. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 807 और क्वेश्चन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या क्या चीजें आती हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा ऑप्शन मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तीसरा ऑप्शन मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 808 और क्वेश्चन है हमारा इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात पूछी जा रही है, उसके केस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या चीज सही है. पहला ऑप्शन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैन बी डिफाइंड, दूसरा ऑप्शन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैन नॉट बी डिफाइंड, तीसरा ऑप्शन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कांट बी डिफाइंड और चौथा ऑप्शन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैन बी डिफाइंड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व
cannot be defined. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 809 और क्वेश्चन है हमारा, देयर इज सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी बट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट कैन बी टर्म्ड एज। एक इकलौता सिंगल सेलर है किसी भी कमोडिटी का और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्योर ओलिगोपोली, दूसरा ऑप्शन प्योर मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली इज अ कंडीशन जहां पे एक सिंगल सेलर है किसी भी कमोडिटी का और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 810 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस हाउ द सेलर एज अ ग्रुप विल बिहेव इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन्होंने कहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे जो सेलर ग्रुप में सेलर्स हैं वो बिहेव करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अ मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन अ मार्केट डिमांड शेड्यूल, तीसरा ऑप्शन अ मार्केट सप्लाई शेड्यूल और चौथा ऑप्शन अ मार्केट सप्लाई कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अ मार्केट सप्लाई कर्व tells us how the seller as a group will behave in perfectly competitive market. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 811 और क्वेश्चन है हमारा, प्राइस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोनोपोली रेगुलेशंस व्हिच इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर। जो प्राइस कंट्रोल है मोनोपोली के एक रेगुलेशन का, वो किसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस है, मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदा लेकर के आता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द प्रोड्यूसर, दूसरा ऑप्शन द कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन द गवर्नमेंट और चौथा ऑप्शन द सेलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइस कंट्रोल इज वन ऑफ द मोनोपोली रेगुलेशंस व्हिच इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द कंज्यूमर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वो कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 812 और क्वेश्चन है हमारा, The average revenue curve and industry demand curve are same. किस केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री डिमांड कर्व दोनों सेम होते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम in the case of monopoly. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 813 और क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट विच हैज सिंगल सेलर। जिस मार्केट में सिंगल सेलर है, नो सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट एंड एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड इन द केस ऑफ। ठीक है, हमें उस मार्केट के बारे में बताना है जहां पे एक सिंगल सेलर है। आप समझ गए होंगे सिंगल सेलर कौन होता है और किस टाइप की मार्केट होती है। साथ ही साथ उसमें बोला गया है कि नो सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं होना चाहिए और नए फर्म्स की एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। इस टाइप के मार्केट को हम क्या कंसिडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन डिओपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट कंडीशन है जहां पे सिंगल सेलर है, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का नहीं है, कोई भी नई फर्म एंटर नहीं कर सकती क्योंकि एंट्री टोटली ब्लॉक्ड है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 814 और क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहां पे मार्केट की बात की जा रही है, किस मार्केट की बात की जा रही है? पूछा गया है कि किस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और बेच रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, मुझे मालूम है आप समझ गए होंगे, पहला ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द मार्केट विच हैव द लार्ज नंबर, तो मोनोपोलिस्टिक वो मार्केट है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं एंड फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 815, और क्वेश्चन है हमारा द मोनोपोलिस्टिक चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स इज कॉल्ड। जो मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग प्राइस अलग अलग बायर्स से चार्ज करता है, इसे क्या कंसिडर करते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक मोनोपोलिस्ट अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसा मैं करता आ भी रहा हूं अब तक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 816, और क्वेश्चन है हमारा चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑफ द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। अलग अलग यूजर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना क्या कहलाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन था चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए ऑक्यूपेशन आया है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक ही ऑक्यूपेशन में अलग अलग यूजर से आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 817, और क्वेश्चन है हमारा चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड। सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना क्या कहलाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्राइस रिजिडिटी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 818, और क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ। परफेक्ट कंपटीशन में बोला जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म प्रोडक्शन करता है वो किस हिसाब से करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट, और चौथा ऑप्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन a firm can produce with an optimum plant. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 819, और क्वेश्चन है हमारा द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम। इन्होंने कहा है कि जो नीचे चार आप देख सकते हैं ऑप्शंस, मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन्होंने बोला मार्केट किस मार्केट स्ट्रक्चर में एवरेज रेवेन्यू कर्व और इंडस्ट्री डिमांड कर्व सेम होता है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 820, और क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डू फर्म्स प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा कि इनमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फर्म्स होमोजेनस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर where firms produce homogeneous products. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 821, और क्वेश्चन है हमारा द assumption that there are large number of sellers and product homogeneity। वो जो assumption है जहां ये कहा जा रहा है कि there are large number of sellers, जहां ढेर सारे विक्रेता हैं, sellers हैं, और product homogeneity है in perfect competition implies that all individual firms in perfect competitions are, वो इंप्लाई करता है कि जितने भी फर्म
परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हैं वो कौन से फर्म्स हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइस टेकर्स, दूसरा ऑप्शन प्राइस मूवर्स, तीसरा ऑप्शन प्राइस गिवर्स और चौथा ऑप्शन प्राइस ऑफरर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the assumption that there are a large number of sellers and product homogeneity in perfect competition implies that all the individual firms in the perfect competitions are price takers. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 822 और क्वेश्चन है हमारा, इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज। इन्होंने कहा है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, क्वेश्चन पूछा गया इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज, जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिलेटिव इनइलास्टिक, दूसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक और चौथा ऑप्शन इनफाइनाइटली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज इनफाइनाइटली इलास्टिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 823 और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस इफ अ फर्म एंटर्स द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व। इन्होंने कहा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर कोई फर्म एंटर करता है इंडस्ट्री में लॉन्ग रन के लिए तो जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा शिफ्ट टू द लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन टर्न्स अपवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन टर्न्स डाउनवर्ड्स और चौथा ऑप्शन शिफ्ट टू द राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ अ न्यू फर्म एंटर्स द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 824 और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्योंकि हमें मालूम है कि फर्म है एक प्राइस टेकर, द डैश कर्व इज स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर the marginal revenue, option D, the marginal revenue curve is a straight line. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 825 और ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन when the marginal revenue and marginal cost are equal profit is। सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, इक्वल है, तो प्रॉफिट क्या होगा उस टाइम? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन एवरेज, तीसरा ऑप्शन जीरो और चौथा ऑप्शन नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिमम। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन द मार्जिनल revenue and marginal cost are equal, profit is maximum. Option A is the correct answer for the given question. Question number 826 और question है हमारा, in perfect competition में a firm increases profit when dash exceeds the dash। fill in the blanks है, 2 डैश भरना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है in perfect competition a firm increases profit when total cost exceeds the total revenue। दूसरा ऑप्शन, in perfect competition a firm increases profit when marginal cost exceeds the marginal revenue। तीसरा ऑप्शन, in perfect competition a firm increases profit when total revenue exceeds the total fixed cost। और चौथा ऑप्शन, in perfect competition a firm increases profit when average revenue exceeds the average fixed cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in perfect competition a firm increases profit when average revenue exceeds the average fixed cost। Option D is the correct answer for the given question। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको करने की जरूरत यह होगी कि जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आप आंसर्स को बार बार पुट करके देखें और जो आंसर फिट बैठता है उसे 1-2 बार पढ़ें, समझें। अगर आंसर सही लगे तो बिल्कुल सही जवाब। इस केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 827 क्वेश्चन है हमारा, in perfect competition a firm's profit diminishes when dash exceeds the dash। इन्होंने बोला when dash exceeds the dash, this is the fill in the blanks। क्या किससे एक्सीड करेगा परफेक्ट कंपटीशन में? तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा एक हिसाब से, या कम होना शुरू हो जाएगा।
वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स प्रॉफिट डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स प्रॉफिट डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल कॉस्ट exceeds the marginal revenue। तीसरा ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स प्रॉफिट diminishes when marginal revenue exceeds the average cost। और चौथा ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म profits diminishes when average revenue exceeds the average cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, in perfect competition a firm's profit diminishes when marginal cost exceeds the marginal revenue। option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828, और क्वेश्चन है हमारा, इन अ लॉन्ग रन की बात की जा रही है, देयर इज इनफ टाइम फॉर द फर्म टू कवर इट्स लॉसेस एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, दिस इज बिकॉज इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर। इन्होंने एक सवाल पूछा है जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म के पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त समय होता है कि वो अपने लॉसेस को कवर कर सके और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। ये लॉन्ग रन में क्यों होता है? क्योंकि जितने भी इनपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइडेंटिकल, दूसरा ऑप्शन होमोजेनस, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल और चौथा ऑप्शन फिक्स्ड। तो अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स हमेशा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल आते हैं। आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग रन में सभी के सभी वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरीज भी चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अनएंडिंग है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया है। आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि फैक्ट्री अगर शुरू की, बिजनेस शुरू किया, कोई भी एंटरप्राइज कंपनी शुरू की, तो कीप ऑन गोइंग है 100 200 400 500 साल तक। तो ये लॉन्ग रन है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि सारी चीजें वेरिएबल है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। टाटा नैनो की फैक्ट्री के साथ यही हुआ था, क्योंकि लॉन्ग रन पे उस फैक्ट्री को रन करना था। वेस्ट बंगाल में जो उस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया स्टार्टिंग में, बिना प्रोडक्शन शुरू हुए, क्योंकि लॉन्ग रन उसे काम करना था, उन्होंने उस फैक्ट्री को वहां से निकाला और गुजरात में ले जाकर के सेटअप कर दिया, क्योंकि लॉन्ग रन वाली चीज थी। तो लॉन्ग रन में सारी चीजें वेरिएबल होती हैं। शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा पैसा होता है, थोड़े टाइम के लिए लगा, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829, और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात की जा रही है। इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इक्वल्स द मिनिमम पॉसिबल डैश कॉस्ट ऑफ द गुड। लॉन्ग रन में जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डैश कॉस्ट ऑफ द गुड। किस कॉस्ट के बराबर है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी अब क्या कर सकते हैं कि चारों ऑप्शंस को आप पुटअप करें और देखें कि क्या फिट बैठता है। हम भी यही करते हैं। हमारे पास वैसे इतना समय नहीं है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं और बताते हैं कि क्या सही है इसमें। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुनिएगा। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इक्वल द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट ऑफ अ गुड। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा, इट शुड बी इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड। जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस इज लागत आना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो लागत आती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगी वही उसकी मिनिमम पॉसिबल प्राइस होगी बेचने वाली। लॉन्ग रन की बात हो रही है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830, और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन इफ अ न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट रिजल्टिंग इन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में अगर कोई नया फर्म इंडस्ट्री में एंटर करता है तो जो सप्लाई कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिजल्टिंग इन फॉल इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन रिजल्टिंग इन राइज इन द प्राइस, तीसरा ऑप्शन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द सप्लाई और चौथा ऑप्शन रिजल्टिंग इन नो चेंज इन प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नया फर्म एंटर करता है इंडस्ट्री में, तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और जिसका मेन रिजल्ट ये निकलता है फॉल इन प्राइसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ढेर सारे फर्म्स हो गए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई तो
सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो फॉल इन प्राइस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 831, क्वेश्चन है हमारा, इन शॉर्ट रन एज द प्राइस आर फिक्स्ड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट व्हेन दे ऑपरेट एट। इन्होंने सवाल पूछा है, शॉर्ट रन में जब प्राइसेस फिक्स्ड हैं, प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट किस कंडीशन में मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अगर वो किस कंडीशन में ऑपरेट करें। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इस कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तो। दूसरा ऑप्शन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा ऑप्शन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। और चौथा ऑप्शन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन द शॉर्ट रन एज द प्राइसेस आर फिक्स्ड producers can maximize their profit when they operate at marginal cost is equal to marginal revenue। जब जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे जब वो ऑपरेट करेगा तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज जस्ट अ थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा कंपटीशन एक थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली इसे यूज नहीं किया जाता। नॉट अ रियलिस्टिक केस वेयर एक्चुअल कंपटीशन एंड ट्रेड टेक प्लेस। ठीक है, जो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में नहीं है, जहां पे एक्चुअली में कोई ट्रेडिंग या कंपटीशन होता ही नहीं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे इट इज टोटली थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि इसको बेसिकली यूज किया जाता है इम्परफेक्ट से मैच कराने के लिए। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क, जहां पे हम जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, जिसमें ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये इन सारी चीजों को हम इससे कंपेयर करके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, क्वेश्चन है हमारा, फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इन्होंने कहा है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन प्राइस टेकर, दूसरा ऑप्शन प्राइस गिवर्स, तीसरा ऑप्शन प्राइस डिक्टेटर्स, और चौथा ऑप्शन प्राइस एक्सेप्टर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो सही आंसर है इसका सही आंसर है, फर्म इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस डिक्टेटर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आप भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये जो भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, इसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च है, बार बार गूगल करके अलग अलग बुक्स के द्वारा, बेसिकली मैं बोलूं बुक्स में भी ढूंढा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गूगल में अलग अलग पीडीएफ्स में ढूंढा जाता है कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, और आंसर एकदम सही होने पे ही ये क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, सही सही आंसर्स के साथ। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जितने भी अब तक क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एक आध कंफ्यूजन था और उसमें गलती थी, मैंने पूरा वीडियो डिलीट करके वापस से पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया उस क्वेश्चन को करेक्ट करके। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उसके बाद से ऐसी गलती करनी मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुआ उसको एक वीडियो डिलीट करना जिसमें बहुत सारे व्यूज मिल चुके थे, उसके बाद वापस अपलोड करना। तो अब तक जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं 100% कॉन्फिडेंट, किसी में कोई गलती नहीं है। आप यहां से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे ऑडियंस हो। अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा तो आप मेरे चैनल पे कभी नहीं आओगे। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी खासी मेहनत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 834, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सीन इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा फीचर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं देखा जाता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फ्यू सेलर्स, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा ऑप्शन प्राइस वॉर्स, और चौथा ऑप्शन ऑल गुड्स आर होमोजेनस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फीचर विच आर नॉट सीन इज ऑप्शन ए फ्यू सेलर्स। क्योंकि हमने बहुत पहले, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ा है और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल। तो कौन सा फीचर नहीं है, ऑप्शन ए फ्यू सेलर्स वाला फीचर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835, क्वेश्चन है हमारा,
द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज इन्होंने बोला है कि जो डिमांड कर्व होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838 क्वेश्चन है हमारा, इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में which of the following curves generally lies below the demand curve and slope downwards। देखिए जो कंपटीशन होते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, बाकी के सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कोई कंपटीशन होता नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क, रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है। इस बेंचमार्क के बेसिस के ऊपर हम बाकी को कंपटीशन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सारे के सारे। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से कौन सा कर्व जनरली, सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन में, माफ कीजिएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा कर्व जनरली डिमांड कर्व के नीचे चला जाता है और स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारा, एक है मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा है एवरेज रेवेन्यू और चौथा है एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 837 और क्वेश्चन है इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगेन ध्यान से देखिएगा क्योंकि परफेक्ट पढ़ते पढ़ते बड़ी आदत हो गई है, ज्यादातर क्वेश्चंस परफेक्ट के मिलते हैं, अभी मिल रहे हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एवरेज रेवेन्यू एंड अ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन सेम, तीसरा ऑप्शन आइडेंटिकल और चौथा ऑप्शन परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर डिफरेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838 और क्वेश्चन है हमारा, which of the following types of market structure is the exact opposite of perfect competition। इन्होंने पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन का एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा मार्केट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोली। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन का पूरा उल्टा, एकदम पूरा एकदम सही में एकदम उल्टा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 839 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स इज द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड कर्व जो होता है मार्केट का रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840 और क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस द लीस्ट। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सबसे कम होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन ड्यूओपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सबसे कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 841 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इट इज impossible है for a seller to charge different prices for the same good। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में एक सेलर के लिए पूरी तरीके से इट इज टोटली इम्पॉसिबल कि वो एक ही गुड का अलग अलग प्राइस चार्ज करे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी जो सेलर होता है उसके लिए बहुत इंपॉसिबल होता है कि वो एक चीज के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस डज अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट व्हेन इट्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट। इनमें से किस मार्केट कंडीशन में जो फर्म है वो मैक्सिमाइज करती है अपना प्रॉफिट जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों जो मार्केट के फॉर्म्स हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, ठीक है, जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है जब मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843 क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज डोमिनेटेड बाय 2 कंपनीज। इंडिया का जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है ना, जो ठंडा हम पीते हैं ना, ठंडा मतलब आपको मालूम है, तो वो जो ठंडा पीते हैं, तो ठंडे का जो मार्केट है इंडिया का, कोल्ड ड्रिंक मार्केट, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, वो डोमिनेटेड बाय 2 बड़े बड़ी कंपनीज, एक कोक है एक पेप्सी है। व्हाट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर प्रिवेल्स इन द इंडस्ट्री? ठीक है, आपको 2 ही बड़ी कंपनी मिलेगी, तीसरी है ही नहीं कोई एक हिसाब से। ठीक है, जो भी आपको अलग, जैसे स्प्राइट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, वो कोक या पेप्सी के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो 2 बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा मार्केट का स्ट्रक्चर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन तो कहीं लाइव नहीं करता, उसका कोई एग्जांपल भी नहीं है, तो परफेक्ट कंपटीशन पहले हम काट देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगला मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे सिर्फ 2 सेलर्स हैं, तो मोनोपोलिस्टिक भी ना है। ठीक है, अगला मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर होता है, ये भी नहीं। डियोपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन डी। डियोपोली में 2 बड़े सेलर्स होते हैं और वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखते हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 844 क्वेश्चन है हमारा, विच इंडस्ट्री बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री एक अच्छा डिस्क्रिप्शन देती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का? ठीक है, मतलब एग्जांपल देती है, सॉरी डिस्क्रिप्शन देती है। एग्जांपल क्या, एग्जांपल का मतलब वही हो गया एक हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन देती है कि परफेक्ट कंपटीशन जो होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑटोमोबाइल, दूसरा ऑप्शन पीसी। पीसी मतलब पीसी ज्वेलर्स नहीं, पर्सनल कंप्यूटर्स। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स, और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर समहाउ रिलेट करता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट प्रेजेंट होती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है, तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 845 क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनमें से किसका एक कॉमन फीचर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक कॉमन फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 846 क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया, ठीक है, हम इंडिया के बारे में वापस बात कर रहे हैं, द क्रेडिट कार्ड मार्केट इज डोमिनेटेड बाय 2 मेजर कंपनीज। ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड। इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है ना, वो 2 कार्ड जो मेजर कंपनीज है ना, वीजा और मास्टर कार्ड, इनके द्वारा डोमिनेटेड है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? अभी तो बात किए थे कि जहां पे मार्केट में 2 बड़ी बड़ी कंपनीज पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑप्शन सी, डिओपोली। पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन आप देखिए और टिक कीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 847 क्वेश्चन है हमारा, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इन्होंने सवाल पूछा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट के आगे पूछा गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइसिंग, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द शटडाउन पॉइंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, मुझे एक कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन सही नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद से नहीं बनाए, ये पहले सवाल जो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारी बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंटरनेट की मदद से क्वेश्चंस लिए गए हैं और उसको यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है हेल्प्स द फर्म टू एनालाइज, ब्रेक इवन पॉइंट भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, शटडाउन पॉइंट भी एनालाइज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। प्राइसिंग में मदद नहीं करता, मार्जिनल कॉस्ट में मदद नहीं करता, एवरेज कॉस्ट में मदद नहीं करता, वो अलग हो गया। ठीक है, ऊपर की तीन चीजें रिलेट कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 848, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंट्री बैरियर फॉर द न्यू फर्म्स दैट विश टू एंटर एन इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा एक एंट्री बैरियर है किसी भी नए फर्म के लिए जो किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करती है, ठीक है, या करना चाहती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा ऑप्शन एडवर्टाइजिंग, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें हिंड्रांस एक हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक तरीके का बैरियर बनकर के सामने खड़ी हो जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 849, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अगर तो भी नहीं आता तो मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। Dash state that when labor increases with capital being the same, the marginal productivity of labor will increase at first but start decreasing later. इन्होंने बोला है कि ये नीचे 4 इन्होंने कुछ लॉज दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लॉ ये स्टेट करता है, ये बताता है कि जब लेबर इंक्रीज करेगा और जो कैपिटल है वो सेम है, मतलब आपका कैपिटल सेम है और आपका लेबर बढ़ गया, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल इंक्रीज एट फर्स्ट और आगे चल करके वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन से लॉ की बात की जा रही है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स that when labor, option C is the correct answer. Law of variable proportion states that when labor increases with capital being the same, the marginal productivity of labor will increase at first but starts decreasing later. Option C is the correct answer for the given question. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 850, और क्वेश्चन है हमारा, at what point is the marginal product maximum? इन चारों में से किस पॉइंट पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा टर्निंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तीसरा ऑप्शन फोकल पॉइंट और चौथा ऑप्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 851 क्वेश्चन है हमारा, आइसोकोंट इज ऑल्सो नोन एज। आइसोकोंट का दूसरा नाम बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट इन डिफरेंस कर्व, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग कर्व और चौथा ऑप्शन इन डिफरेंस कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व। आइसोकोंट को प्रोडक्शन इन डिफरेंस कर्व भी कंसिडर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 852, क्वेश्चन है हमारा, एन आइसोकोंट डैश। आइसोकोंट के बारे में पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट और चौथा ऑप्शन स्लोप्स अपवर्ड टू द लेफ्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। Isoquant slopes downwards to the right. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 853, क्वेश्चन है हमारा, डैश shows different combinations inputs possible keeping total cost that a firm incurs constant.
इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इनपुट के हैं इज पॉसिबल कीपिंग टोटल कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स कांस्टेंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसो कॉस्ट लाइन, दूसरा ऑप्शन आइसो क्वांट कर्व, तीसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट और चौथा ऑप्शन बोथ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट line shows different combinations inputs possible keeping total cost that a firm incurs constant. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 854, और सवाल पूछा गया है डैश इज अ कॉम्बिनेशन वेयर द स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट। इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन है जहां पे आइसो जो स्लोप होता है आइसोक्वांट का वो आइसोकॉस्ट के इक्वल होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस कॉस्ट इनपुट, दूसरा ऑप्शन लीस्ट कॉस्ट इनपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम कॉस्ट इनपुट और चौथा ऑप्शन कॉस्ट प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीस्ट cost input. Option B is the correct answer. Least cost input is a combination where the slope of the isoquant is equal to the slope of the isocost. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 855 क्वेश्चन है हमारा one of the important assumption of isoquant is when one factor is kept constant and the other factor is increased the output level is dash. बोला जा रहा है एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन आइसोक्वांट का है जब एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो दूसरा फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम आउटपुट लेवल क्या होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजेस और चौथा ऑप्शन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट लेवल एंड आइसोक्वांट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है one of the important assumption of isoquant is when one factor is kept constant and the other factor is increased, the output level will also increase. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 856 क्वेश्चन है हमारा usually isoquants are we have 4 options. पहला ऑप्शन concave to the origin, दूसरा ऑप्शन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीसरा ऑप्शन पैरेलल टू द ओरिजिन और चौथा ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूजुअली आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो आइसोक्वांट्स होते हैं वो ओरिजिन के कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स कुछ इस हिसाब से बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 853 क्वेश्चन है हमारा इफ द LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपैंड्स दिस इज ड्यू टू। इन्होंने सवाल पूछा है कि जैसे जैसे आउटपुट एक्सपैंड करता है वैसे LAC कर्व फॉल करता है, इसके पीछे रीजन बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तीसरा ऑप्शन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और चौथा ऑप्शन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, जब भी आउटपुट आपका एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है तो जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपका फिक्स कॉस्ट भी कम होता है, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, और लार्ज नंबर में आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहां पे सवाल पूछा गया था कि इफ द LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपैंड्स, जैसे जैसे आउटपुट एक्सपैंड कर रहा है वैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है, तो दिस इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 858 क्वेश्चन है हमारा द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिक्स डिपेंड्स ऑन। जो लीस्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट मिक्स का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसोक्वांट, दूसरा ऑप्शन आइसोकॉस्ट लाइंस, तीसरा ऑप्शन बोथ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइंस और चौथा ऑप्शन नाइदर आइसोक्वांट नॉर आइसोकॉस्ट लाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिक्स डिपेंड्स ऑन
both isocont and isocost line. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 859, क्वेश्चन है हमारा मैकेनाइजेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस रिजल्ट इन। मैनेजरियल फंक्शन का मैकेनाइजेशन जो होता है उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा ऑप्शन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, दिस इज इकोनॉमिक्स नॉट इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तीसरा लेबर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और चौथा वॉल्यूम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैकेनाइजेशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस रिजल्ट इन ऑप्शन बी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 860, क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। इन्होंने सवाल पूछा है कि किस स्टेज में प्रोडक्शन के किस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा आता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स एज वेल एज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो मार्जिनल प्रोडक्ट इट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 861, क्वेश्चन है हमारा द डैश शोज। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है, ठीक है, द चेंज इन फैक्टर कॉम्बिनेशंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर बट प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। इन्होंने बोला है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो ये शो करती है कि फैक्टर कॉम्बिनेशंस में कुछ चीजें चेंज हुई हैं जबकि प्राइस सेम है, लेकिन आउटपुट में चेंज आया और एक्सपेंडिचर में चेंज आया, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइसोकॉस्ट, दूसरा ऑप्शन आइसोकोंट, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंशन पाथ, और चौथा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन पाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एक्सपेंशन पाथ। The expansion path shows the change in factor combinations when there is a change in output and expenditure, but prices remains constant. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 862, क्वेश्चन है हमारा What determines production in an economy? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ये डिटरमाइन करती है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कंजम्पशन, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट, तीसरा ऑप्शन सेविंग्स, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कंजम्पशन भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, सेविंग्स भी डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 863, क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू व्हाट, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट, मतलब एक हिसाब से डेफिनेशन पूछ रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन का आपको बताना है। दूसरा कह रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और चौथा ऑप्शन है कि प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ वेज रेंटल रेशियो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मालूम होगा अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझा है, पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 864, क्वेश्चन है हमारा when the output produced is maximum for the given level of inputs the firm achieves। कहा जा रहा है कि जो given level of input है अगर उसमें firm maximum output achieve कर लेता है तो firm क्या achieve कर रहा है। we have 4 options। पहला ऑप्शन economic efficiency, दूसरा ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल efficiency, तीसरा ऑप्शन टेक्निकल efficiency, और चौथा ऑप्शन maximum profit। इस क्वेश्चन का सही आंसर है when the
output produced is maximum for the given level of inputs, the firm achieves technological efficiency. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है, फर्म ने क्या अचीव कर लिया? देखिए, कम से कम इनपुट में, मतलब जो भी आपको इनपुट मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आउटपुट अगर आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इट इज टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी. आप टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं. ठीक है, एक हिसाब से चारों ऑप्शन सही लगते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बिल्कुल सही लगता है हमको, टेक्निकल एफिशिएंसी भी बिल्कुल सही लगता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बिल्कुल सही लगता है. क्योंकि आप गिवन आउटपुट में अगर आप वेस्ट कम कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हैं. लेकिन फर्म ने क्या अचीव किया, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, वो सवाल पूछ रहा है कि फर्म ने क्या अचीव किया, तो फर्म ने अचीव किया है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 865. क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शो. ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या शो करेगा. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एन इनवर्ड शिफ्ट, दूसरा ऑप्शन एन आउटवर्ड शिफ्ट, तीसरा ऑप्शन नो चेंज, और चौथा ऑप्शन अ डाउनवर्ड शिफ्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एन आउटवर्ड शिफ्ट. ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शो एन आउटवर्ड शिफ्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 866. क्वेश्चन है हमारा, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट. इन्होंने पूछा कि एवरेज प्रोडक्ट की क्या स्थिति होती है, मतलब ये 4 ऑप्शंस जिसमें कह रहे हैं इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मतलब एवरेज प्रोडक्ट में क्या हो रहा होता है उस सिचुएशन में जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट. या आप इसे ऐसे समझिएगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व के ऊपर होता है तब एवरेज प्रोडक्ट का क्या होता है, मतलब क्या हो रहा होता है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन द एवरेज प्रोडक्ट नन ऑफ द अबव. मतलब ठीक है, मतलब नन ऑफ द अबव है, मतलब ठीक है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्ट curve is above the average product curve when the average product is increasing. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 867. क्वेश्चन है हमारा, if there is fixed factor and variable factor the law should be. अगर फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है तो लॉ शुड बी, लॉ कैसा होगा. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ देयर इज फिक्स फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर द लॉ शुड बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 868. क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस व्हेन. थर्ड स्टेज प्रोडक्शन का कब शुरू होता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, दूसरा ऑप्शन टीपी स्टार्ट्स राइजिंग, टीपी इज टोटल प्रोडक्ट. ठीक है, अगला है टीपी रिमेन्स कांस्टेंट, और आखिरी है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 869. क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द शेप ऑफ आइसोकोंट इज. सवाल पूछा जा रहा है कि अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, मतलब आप एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आइसोकोंट का शेप कैसा होगा. अगर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो आइसोकोंट का शेप क्या होगा. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो नॉन लीनियर का मतलब इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा ऑप्शन लीनियर, तीसरा ऑप्शन राइट एंगल्ड, और चौथा ऑप्शन पॉजिटिवली स्लोप्ड. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इफ देयर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन the shape of isocont is linear. Option B is the correct answer for the given question. ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 870, और क्वेश्चन है हमारा, इफ अ चेंज इन ऑल इनपुट्स लीड्स टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट, इट इज अ केस ऑफ। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि अगर हम इनपुट्स में चेंज करें, जो भी हम इनपुट्स में चेंज करते हैं उससे प्रोपोर्शनेटली आउटपुट में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हमने 10% इनपुट चेंज किया तो हमारा आउटपुट भी 10% चेंज हो गया, तो इसे क्या कंसिडर करेंगे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और चौथा ऑप्शन वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए जितना आपने इनपुट दिया उसी के प्रोपोर्शनेट आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 871, क्वेश्चन है हमारा, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है किस तरीके का एक्ट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्रिएटिंग यूटिलिटी एक्ट, दूसरा ऑप्शन अर्निंग प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट मशीन, और चौथा ऑप्शन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। हमने स्टार्टिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं वो यूटिलिटी से शुरुआत होता है, और यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 872, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, जब लेबर और कैपिटल 10% इंक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो आउटपुट इंक्रीजेस बाय 10%, और आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है 10% से, देन वी हैव, तो हमारा क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और चौथा ऑप्शन नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब भी आप जितना परसेंट इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही परसेंट अगर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 873, और क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ। देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब समझिएगा, जितना हम इनपुट लगाते हैं उससे ज्यादा अगर हमको आउटपुट मिलता है प्रोपोर्शनेटली, मतलब अगर हमने 10% इनपुट यूज किया और हमारा जो आउटपुट है वो 12% बढ़ करके मिला हमें, जो भी पहले मिल रहा था इनपुट के लगाने पे, 10% इनपुट इंक्रीज करने पे 12% आउटपुट या 15% आउटपुट हमें अगर मिलता है तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ, इनमें से किसके टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज, दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, तीसरा ऑप्शन एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिसइकोनॉमीज, और चौथा है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल economies. Option A is the correct answer for the given question. Increasing returns to scale can be explained in the terms of external and internal economies. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 874, क्वेश्चन है हमारा, the economies and diseconomies of large scale production is determined by। जो इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन द नॉर्मल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन द नॉर्मल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी और सी में हमें कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि जो हमारा सोर्स था वहां हमने देखा कि ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको वेरीफाई किया गया किताबों में, इंटरनेट पे और टीचर्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो एकदम सिंपल आंसर होना चाहिए, वो ऑप्शन बी है, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 875, और क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज, जो एग्रीगेट सप्लाई है लैंड का वो किस तरीके का है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक, और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज perfectly inelastic. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो लैंड की सप्लाई है पूरी तरीके से इनइलास्टिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बिना किसी एरर के। अगर ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगे कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।